हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा भी उचित लगे आपको। आज हम बात कर लेते हैं अगले टेस्ट के बारे में, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 6 हमने टेस्ट कर लिए हैं और काफ़ी जो है अच्छे टेस्ट रहे हैं अभी तक के, क्योंकि हमने सभी चीज़ें, सभी जो टॉपिक्स उठाए हैं, हर टेस्ट के अलग अलग टॉपिक्स, उनको काफ़ी गहराई से इसमें एक्सप्लेन किया है। मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाया है, तो आपकी काफ़ी जो है मदद हो रही होगी। मुझे पता है कि इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली, तो उसी तरह से उसी लेवल्स को लेकर के क्वेश्चन बनाए हैं। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं मैंने, परिभाषा वाले क्वेश्चन, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें आपको समझ में आई। आज के में तो पूरे में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी में एक्सप्लेन करने वाले सारी चीज़ें एक ही जो है एक ही क्वेश्चन में आपको कई चीज़ें समझ में आए, 2-3 जो है आंसर आपके निकल करके आए इसी तरह से। लेकिन आज के में मैंने 15 जो है क्वेश्चन ऐड किए हैं, ना कि 20, क्योंकि काफ़ी जो है लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं, तो मैंने अब की बार 15 किए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक्स जो है स्टेटमेंट वाले में जल्दी ही कवर हो जाता है, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले सेम बाकी की तरह ही अब सबसे पहले हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले है ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो है हमारी इकोनॉमिक्स, और फिर लास्ट में आपको पेडागोजी के 2-4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन, ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पे, पहला है, कथन आधारित है, कृषि को लेकर के, कृषि का टॉपिक उठाया है आज। कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, ये सारी चीज़ें आज के आपको देखने को मिलेंगी ज्योग्राफी में। पहला है कि कृषि के ऊपर आधारित कथन दिया गया है, और क्या है ये, कथन आधारित प्रश्न है। 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में आपको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। नीचे वाली लाइन को अवश्य पढ़ना कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ये आपको लास्ट में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। आप तीनों को पढ़ करके अपने हिसाब से आंसर करके चले जाते हो, लास्ट में सही पूछा है कि गलत पूछा है ये आप विचार करते ही नहीं हो। तो तीनों कथनों को पढ़ना है। पहले में क्या बोल रहा है कि स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता कम होने पर नए भूखंड पर खेती की जाती है। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और फिर नए भूखंड पर। तो स्थानांतरित का मतलब ये होता है कि स्थान चेंज कर करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि यही होती है। जैसे कि अलग अलग जगहों पर हम करते हैं, पहले एक भाग पे हमने कृषि की यहाँ पर, फिर यहाँ की उर्वरता जो होती है कम हो जाती है, तो नेक्स्ट में हम चले गए, हमने अपना स्थान चेंज कर लिया, यहाँ पर कृषि की, यहाँ की चीज़ों को जला दिया वगैरह, यहाँ पर जलू देते हैं बाकी के, फिर नए एरिया पर काम किया, फिर थर्ड जगह पर चले गए, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, नए भूखंड पर खेती करना। और इसी को हम झूम कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, झूम कृषि। तो ये सही हो जाएगा। उर्वरता जब कम हो जाती है तो नए भूखंड पे हम खेती करते हैं, उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। दूसरा है कि गहन निर्वाह कृषि में किसान परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी भूमि पर खेती करता है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें किसान परिवार की, सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने लिए क्या करता है, छोटी सी भूमि के ऊपर खेती करता है। तो ये भी सही हो जाएगा कि गहन निर्वाह कृषि यही होती है जब परिवार सिर्फ अपने लिए खेती करता है, अपने परिवार के लिए। और तीसरा क्या कह रहा है कि वाणिज्य कृषि में केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। वाणिज्य कृषि में सिर्फ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं होता, इसमें नकदी फसलें भी ऐड की जाती है, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, जो बड़े पैमाने पे बाजार में बेचने के उद्देश्य के लिए लगाई जाती हैं। तो इसमें केवल खाद्यान्न फसलों का नहीं, बल्कि जो होते हैं गन्ना, कपास, बेचने के उद्देश्य के लिए भी चीज़ें बोई जाती हैं, व्यापार के लिए भी बोई जाती हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि पहला दूसरा। ए में दिया गया है पहला दूसरा, सही पूछा है ना, तो तीसरा गलत हो जाएगा और पहला दूसरा सही। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ ए। आप कंफ्यूज हो जाते हो पीडीएफ में, इसलिए लिख रही हूँ मैं हर एक का आंसर लास्ट में। फिर है कथन आधारित प्रश्न, दूसरा है। पहला कथन क्या दिया गया है यहाँ पर, चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यक होती है। चावल को उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, उच्च आर्द्रता की ज़रूरत होती है, और इसीलिए जो है ये सही हो जाएगा। फिर गेहूँ जो है, गेहूँ को मध्यम तापमान की और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल गेहूं के लिए मीडियम तापमान चाहिएगा, मीडियम ही वर्षा चाहिएगी, ना ज़्यादा तापमान में गेहूं की फसल अच्छी होगी, ना ही ज़्यादा वर्षा की वजह से। तीसरा है कि कपास को काली मिट्टी और पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल
कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जहाँ पर काली मिट्टी होती है वहाँ पर क्या होती है, कपास की फसल काफ़ी अच्छी होती है। कुछ जो है ठंडा मौसम, यानी कि जिसको हम पाला या फिर धुंध वगैरह होती है ना, उसकी ज़रूरत होती है। धुंध की ज़रूरत नहीं होती, तो पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, धूप की ज़रूरत होती है। तो काली मिट्टी और पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। गेहूं को मीडियम तापमान और वर्षा की, साथ ही जो है चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की, और साथ ही कपास को काली मिट्टी और खुला मौसम यानी कि पाला रहित, पाला मुक्त मौसम की आवश्यकता होती है। तो तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये दिया गया है डी। डी में क्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है कृषि विकास के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। पहला कथन क्या दिया गया है, और नीचे ये देखो यहाँ पर नेगेटिव यानी कि असत्य आपको ढूंढना है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है इस बार। कृषि विकास का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना होता है। यानी कि कृषि का विकास है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खाद्य सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करना। हमारे खाने के लिए हमें जो है चीज़ों को सुरक्षित रखना है, हमारे विकास करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, सिंचाई सुविधा में सुधार करना है। और ये सारी चीज़ें हम किस लिए करते हैं, खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए कृषि का उत्पादन हम बढ़ाते हैं कि भाई संपूर्ण देश में किसी कहीं पर भी खाने की कमी ना हो, इसीलिए हम कृषि उत्पादन को बढ़ाते हैं, कृषि का विकास करते हैं। और दूसरा है कि इसमें फसलों की संख्या बढ़ाना और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना शामिल नहीं है। अगर हमें खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है तो हमें फसलों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ज़्यादा अनाज की जो है पैदावार होगी। और साथ ही सुविधाएं हमें यानी कि सिंचाई की सुविधाएं भी करनी पड़ेंगी। अच्छी सिंचाई होगी, अच्छी जो है खेती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोएंगे, उनकी सिंचाई वगैरह करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तभी तो अच्छी खेती होगी ना। अगर सिंचाई की सुविधाओं में सुधार ही नहीं करेंगे, तो पानी वगैरह नहीं देंगे, तो फसलें खराब हो जाएंगी, जो उपज अच्छी होगी नहीं। तो सिंचाई जो सुविधाएं हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ज़्यादा पैदावार की जरूरत होती है। इसलिए हम कृषि का उत्पादन है बढ़ाते हैं, और उसके लिए सिंचाई की भी जरूरत होगी और संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी पैदावार की, फसलों की। तो यह नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। इसमें कहाँ दिया गया है, ना तो एक ना दो, ये गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों भी नहीं होगा। केवल इसमें असत्य पूछा है ना, तो केवल 2 असत्य है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कच्चे माल के आधार पर कौन सा जो है उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है। फिर से नेगेटिव है, यहाँ एन लिख लो ताकि समझ आ जाए। नेगेटिव पूछा है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है। किसके मामले में पूछा है, कच्चे माल के आधार पर। क्या चीनी उद्योग जो है वो कच्चे माल के ऊपर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग है वो कच्चे माल पे आधारित है। डेयरी उत्पाद है वो भी कच्चे माल पे आधारित है। या लौह इस्पात उद्योग है वो कच्चे माल पे आधारित है। तो इसमें सीधी सी बात है कि कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये चीनी उद्योग है उसमें गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं पूछा है, तो ये चीनी उद्योग तो कच्चे माल पे आधारित हो गया। सूती वस्त्र के लिए हमें इसकी कपास वगैरह की, डेयरी उत्पाद के लिए हमें दूध वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों ही क्या हो गए, कच्चे माल पे आधारित है। लौह अयस्क यानी कि जो लौह अयस्क होता है वो खुद ही कच्चा माल होता है, ये हमें जमीन से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ये तीनों ही कृषि के ऊपर आधारित है, और ये जो है खनिज पे आधारित है। तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, खनिजों पे आधारित है, ना कि कृषि पे। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग किसके स्वामित्व और संचालन में होते हैं। सामने आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर पूछा है। इसके आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग किसके स्वामित्व और संचालन में होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं किसी इंसान के खुद के द्वारा लगाए गए, स्थानीय उन चीज़ों के द्वारा लगाए गए, किसी का खुद का काम, कोई भी कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें किसके उसमें होती हैं, निजी कंपनियों की। और जो ये स्थानीय हो गया, यानी कि स्वामित्व के आधार पर पूछा, तो क्या सरकारें हैं वो निजी क्षेत्र है वो सरकार के हाथों में होता है। सरकार तो सरकारी जो होती है वो चीज़ें इसके हाथ में होती हैं, ना कि निजी क्षेत्र। फिर है व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों का कोई भी समूह मिलकर के निजी कंपनियां वगैरह लगाता है। राज्य या फिर व्यक्तियों का संयुक्त समूह लगाता है, या फिर आपूर्तिकर्ताओं या फिर श्रमिकों के द्वारा निजी उद्योग लगाए जाते हैं। तो ये संचालन, कोई भी निजी उद्योग, कोई भी कंपनी है, कोई भी उद्योग है, कोई भी जो चीज़ है वो सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती है, और उसी को हम निजी बोलते हैं। निजी क्षेत्र का उद्योग व्यक्तियों या फिर निजी
कंपनियों, व्यक्ति या फिर कोई भी समूह मिल करके उसको काम करते हैं। समूह को हम कंपनी का नाम देते थे, भाई ये कंपनी ये काम कर रही है। या फिर कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया है, फिर वो अपनी कंपनी लगाएगा, अपना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा, फिर उसके अंदर कुछ पार्टनर्स होंगे, उनको ऐड कर लेगा, तो वो एक तरह की कंपनी बन जाएगी। सभी मिल करके उसके काम करेंगे। उसका संचालन या स्वामित्व जो होता है निजी कंपनियों के हाथ में होता। तो निजी क्षेत्र में हम व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों का समूह होता है उसको ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, यहाँ पर कारक दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति यानी कि स्थान को प्रभावित नहीं करता है। उद्योगों के स्थान को कौन सा कारक जो है प्रभावित नहीं करता है, ये पूछा है। तो बिजली की उपलब्धता, जहाँ पर बिजली होगी वहीं पर उद्योग धंधे अच्छे, क्योंकि उनके अंदर मशीनों की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए बिजली की, तो बिजली वहीं हो जहाँ होगी उद्योग धंधे भी वहीं पर लगेंगे। परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए। कहीं पर बंजर जमीन में जहाँ सड़कें वगैरह नहीं है, तो इसी ऐसी जगह पर कोई भी फैक्ट्री होगी, उद्योग धंधे लगा लिए, तो वहाँ आने जाने की दिक्कतें होंगी, सामान को ले जाने की, कच्चा माल लाने की, तो बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। तो ये प्रभावित जो है करता है परिवहन भी। साथ ही साथ पूंजी, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो कोई भी उद्योग धंधा आप स्टार्ट कैसे करोगे, उसको आपको जो है फ़ायदा चाहिए होगा, तो पहले आपको जो है कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। आपके पास में पूंजी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके पास है नहीं, तो आप जो है ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो ये भी प्रभावित करती है उद्योगों को। तो जो स्थानीय भाषा होती है कि वहाँ पर कौन सी भाषा बोल रही हैं, तो इस उद्योग पे फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पर भाषा का कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी भाषा हो। उद्योगों की अवस्थिति के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भूमि की, जल की, बिजली की, और साथ ही परिवहन के साधन जैसे, और साथ ही साथ हमें श्रमिकों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। श्रमिक हैं, उनको काम चाहिए, और हमें जो है उनको पैसे देने हैं, उनको पैसा चाहिए, और हमें काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा के हो। तो इससे जो मानवीय कारक होते हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं होता उद्योगों के लिए। तो इसमें जो नहीं पूछा है कि कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, नहीं में स्थानीय भाषा जो होगी वो उद्योगों के लिए कुछ भी जो है असर उसके ऊपर नहीं डाल देगी कि वहाँ पर कौन सी भाषा बोल रही है। अगला है मानव संसाधन के संबंध में कौन सा कथन है, इन 2 कथन दिए हैं, इन पे विचार करना है। पहला है मानव संसाधन अंतिम संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही पूंजी का उपयोग करते हैं। जो मानव संसाधन है वही जो है अंतिम संसाधन हो गया, क्योंकि मनुष्य के जाने के बाद में कौन इसका उपयोग करेगा। मनुष्य खुद ही पूंजी को बनाता है और खुद ही उसका उपयोग करता है, तो वही अंतिम संसाधन है और वही अपनी पूंजी का उपयोग करता है। तो ये बात सही है बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो सभी को पता है आगे बढ़ने के लिए हमें एक तो हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी काम करना है, दूसरी हम शिक्षित होने चाहिए। विकास के लिए 2 ही चीज़ें, कहीं भी किसी राज्य का हो, किसी देश का हो, किसी भी गांव का हो, कहीं पर भी आप जा लो, किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ पर 2 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। एक तो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, लोग वहाँ के जागरूक होने चाहिए, दूसरी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बिल्कुल ही संसाधन क्या होती हैं, बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं यहाँ पर। और सत्य पूछा है कि कौन सा सही है संसाधनों के बारे में, तो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर, 1 और 2, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में कौन शामिल है। स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और जल। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर 4 कारक दिए हैं, उनमें से कौन सा कारक सही है, कौन कौन से कारक शामिल हैं। पहला शामिल है स्थलाकृति, यानी कि वहाँ की जगह कैसी है, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की कहीं पर भी आप रहने के लिए जाओगे तो वहाँ की जो भूमि है वो किस प्रकार की है, स्थलाकृति। साथ ही साथ वहाँ की जलवायु कैसी है, अगर किसी भी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ की जलवायु सही नहीं है, कुछ भी ज़्यादा ठंडी है या गर्म है, इस तरह की चीज़ें आप देखते हो रहने के लिए, तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या रह रही है। और उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, अगर हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव या कि अनुकूल परिस्थिति नहीं होती ना रहने के लिए, और फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ आपकी जो देखते हैं मजबूरी होती है, इसलिए वो रहते हैं, वरना कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रहेगा हमारे लिए जहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होती। साथ ही मिट्टी वहाँ की कैसी है, अगर कोई कृषि करने वाला है, ज़मीन लेकर के वहाँ पर खेती करेगा, कुछ भी करेगा, तो साथ ही साथ अगर वहाँ खेती होती होगी तो अनाज वगैरह होगा वो सही दामों पे भी मिलेगा, सही चीज़ें उनको उपलब्ध होंगी, सभी चीज़ें। तो ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। जल भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पे,
पूर्ण रूप से होला, जल भी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आमतौर पर लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, मध्यम जलवायु होनी चाहिए वहाँ पे, ना तेज ना गर्म ना ठंडी ना ज़्यादा गर्म, पानी उपलब्ध होना चाहिए सही, और ऐसे ही क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो सारी चीज़ें यानी कि जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करते हैं सारे ही कारक। तो 1 2 3 4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है मानचित्रों के प्रकार। सड़कों, वर्षा, वन वितरण आदि जैसे विशिष्ट विषयों को दर्शाने के लिए मानचित्रों को हम क्या कहते हैं। अगर किसी सड़क का मानचित्र बनाने हैं, या फिर वर्षा के क्षेत्रों का मानचित्र बना रहे हैं, या फिर सिर्फ वनों का वितरण हम बता रहे हैं मानचित्र में, तो ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी विषय के बारे में जानकारी दे रही है। कोई भी मैप बनाया हमने, अगर उस मैप में सिर्फ इस यहाँ पर लिख दिया कि सड़कों का मानचित्र, तो ये विषय है इसका कि सड़कों का ही है, इसमें सिर्फ सड़कों के बारे में बताएंगे, कहाँ पर किस तरह की सड़कें हैं, कैसी हैं, उनका जाल जो है किस प्रकार से है। तो सारी चीज़ें जो होंगी विषयगत मानचित्र में आ जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किसी भी सड़क का, वर्षा का, वन का वितरण का, जनसंख्या घनत्व है, ये सारी चीज़ें दर्शाने के लिए जो डिजाइन किए गए मानचित्र, उनको विषयगत मानचित्र बोलते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है मानचित्रों के प्रकार। पहला है कि जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें राज्य, शहर या सीमाओं को हम दर्शाते हैं। जो पहला जो कि बताया है कि जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें हम राज्यों को दर्शाते हैं, शहरों को दर्शाते हैं, सीमाएं कौन कौन से राज्य की, कौन से देश की किससे लग रही है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कौन से राजनीतिक मानचित्र में। तो बिल्कुल जो मानव निर्मित विशेषताएं हैं उनको दर्शाते हैं हम, जैसे कि राष्ट्रीय सीमाएं कौन सी कहाँ से लग रही है, शहर कौन सा किससे लग रहा है, कौन जो राज्य है वो कौन सा राज्य किससे किससे सीमा उसकी टच हो रही है, कितनी सीमा टच हो रही है, कितने किलोमीटर में है। तो ये सारी चीज़ें हम राजनीतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। दूसरा है कि भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पहाड़, नदियां आदि को दर्शाते हैं। तो दोनों ही सही हैं। यानी कि जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें क्या दर्शाते हैं हम, पहाड़ हो गया, प्रकृति हो गई, नदियां हो गई, जलाशय हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये किसको दर्शाते हैं, भौतिक मानचित्र में। और जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं वो उनको दर्शाते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। सही पूछा है यहाँ पर। जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसमें सबसे पहले आप अगर एग्जाम में बैठे हो वहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन को पढ़ के इसमें नेगेटिव पूछा है या इसमें पॉजिटिव पूछा है। अगर नेगेटिव पूछते हैं तो उसमें आप सीधा एन लिख देना पहले, ताकि आप उसका आंसर करोगे और टिक करोगे उससे पहले आपको वो अन दिखता रहे कि इसमें नेगेटिव पूछा है। कई बार होता है कि नेगेटिव पूछा है, हमने पढ़ भी लिया कि यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, लेकिन हमारे दिमाग में जो ऑप्शन पढ़ते हैं सीधा आंसर ये होता है कि हाँ ये तो इससे रिलेटेड है, और सीधा उसी को हम टिक कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम होता है ना, इतना ऐसे बर्डन होता है ना एग्जाम के टाइम पे, तो हम इन चीज़ों को जो है कर जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना उनको पता होता है कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव लिखा करो, तो ये जरूरी होता है। तो इसमें सही पूछा है तो सही दोनों हो जाएंगे, पहला भी दूसरा भी, यानी कि दोनों ही सही है। अगला है निम्नलिखित में से कथन आधारित है। ये भी पहला कथन दिया गया है कि जो रबी की फसलें हैं आमतौर पर मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो कौन से मौसम में, क्या शुरुआत में ही बोई जाती हैं? जो रबी की फसलें होती हैं वो सर्दियों में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? सर्दियों में। ये सर्दियों में बोई जाती हैं। तो ये मानसून की शुरुआत ही होती है उस टाइम पे, सर्दियों में बोई जाती हैं। और वसंत ऋतु में यानी कि गर्मियों में, या फिर गर्मियों में काटी जाती हैं, गर्मियों में काटी जाती हैं जो रब्बी की फसलें होती हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और खरीफ की जो फसलें होती हैं ये मानसून के बाद सर्दियों में काटी जाती हैं। जैसे कि हम खरीफ की फसलों में क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं, मानसून की शुरुआत में, और जो मानसून चली जाती है यानी कि सर्दियों में, तब ये काटी जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सर्द ऋतु में काटी जाती है। और इसमें से एक है चावल की फसल। दोनों ही कथन जो है उल्टे दिए गए हैं, लेकिन इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। क्या इसमें असत्य ही पूछा है ना? हाँ, तो दोनों ही कथन जो है उल्टे दिए गए हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो आमतौर पर मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। इसमें क्या कहा गया, मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। सर्दियों में बोते हैं, उनको गर्मियों में काटते हैं। जैसे कि गेहूँ हो गया, इसकी हम बात करें तो गेहूँ हो गया। और जो इसमें दिया गया है कि खरीफ की फसलें मानसून की बाद में बोई जाती है, तो ये मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं और मानसून के जाने के बाद यानी कि शरद ऋतु में काटी जाती हैं, जैसे कि चावल। तो दोनों ही कथन एक दूसरे के उल्टे दिए गए हैं, तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, असत्य यानी कि नेगेटिव ही पूछा है। मैंने नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं दिया था पहले, यहाँ पर गलत हो जाता वरना अभी हमारा। फिर है दूसरा, उद्योगों का वितरण। सनराइज जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर आमतौर पर क्या शामिल है?
सनराइज इंडस्ट्रीज में आमतौर पर शामिल हैं। क्या क्या चीज़ें? लौह इस्पात उद्योग शामिल है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग शामिल है, कपड़ा उद्योग या कोयला खनन। जो सनराइज इंडस्ट्रीज है उसमें शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये तेजी से उभरते हुए उद्योगों को संदर्भित करती है और इसके विकास की जो उच्च होती हैं संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी उच्च होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल होते हैं IT। क्या होती है इसमें? IT इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। क्या है? IT। तो सनराइज इंडस्ट्री में आमतौर पर शामिल होती हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। ऊपर वाले का आंसर हमने टिक किया क्या? हाँ, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है मानव संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा जो है यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल की खरीद, ये नहीं होगा। मशीनरी का रख रखाव भी नहीं होगा। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो संगठन के लिए सही लोगों को काम पे रखना ही इसका सही आंसर होगा। उत्पादों का विपणन भी नहीं होगा। इसमें क्या है कि मानव संसाधन प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि संगठन में सही संख्या में सही कौशल यानी कि सही एजुकेशन वाले, सही काम करने वाले या फिर जिनको उस टाइम पे जिस काम की ज़रूरत वहाँ पर है वो काम उनको आता है कि नहीं, सही कौशल वाले लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो ये उनका सबसे प्रभावी ढंग होता है काम करने का कि वहाँ पर जिनकी ज़रूरत है, जिस काम की ज़रूरत है, जिस कौशल की ज़रूरत है उसी कौशल वाले लोग शामिल हो। तो संगठन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही लोगों को काम पे रखना। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन के लिए सही लोग काम पे हों। अगला है मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग आमतौर पर किसको दर्शाने के लिए करते हैं? ये पूछा गया है, पहले एक बार पीला रंग पूछा गया था लेकिन ये जो है नीला रंग भी आपका कई बार पूछा गया है। तो मानचित्र पर कौन से रंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको जरूरी याद करना चाहिए। मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग हम पानी को दर्शाने के लिए करते हैं। हमेशा हमारी पृथ्वी को बोलते हैं ना कि ये नीला ग्रह है, तो ये किस वजह से है? क्योंकि उसके 71% भाग पे जल है, इसलिए वजह से नीला दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे नीले रंग को किसके लिए उपयोग करते हैं? जल के लिए। पहाड़ों के लिए नहीं, मैदानों के लिए हम ग्रीन का उपयोग करते हैं, पठारों के लिए हम भूरे रंग का उपयोग करते हैं शायद, और इसके लिए जल निकाय के लिए हम उपयोग करते हैं ब्लू कलर का, नीले रंग का। भूरे रंग का उपयोग करते हैं हम पठारों के लिए और पहाड़ों के लिए। हरे रंग का उपयोग करते हैं मैदानों के लिए, यानी कि पहाड़ और पठार दोनों के लिए भूरे रंग का उपयोग करते हैं, भूरे रंग का। और ये पूछे गए हैं कई बार। मैदानों के लिए हम हरे रंग का, ये तो आपको पता ही होगा, इसके लिए भी हम भूरे रंग का उपयोग करते हैं। और नीले रंग का उपयोग करते हैं हम जल निकाय, यानी कि कोई भी पानी का सरोवर, नदी, तालाब कहीं पर भी हमें दर्शानी होगी तो हम ब्लू कलर से दर्शाते हैं उसको। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण। ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन और उपयोग के आधार पर उद्योगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्पादन के और उपयोग के आधार पर उद्योगों को हम किस प्रकार से जो है वर्गीकृत, कितने भागों में बांट सकते हैं? लघु स्तर या वृहद स्तर पे, सार्वजनिक या निजी स्तर पे, आधारभूत और उपभोक्ता वस्तु पे, या कृषि आधारित और खनिज आधारित पे। तो हम उद्योगों को उत्पादन और उपयोग के आधार पे किस प्रकार से बांट सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता वस्तु के आधार पे। उत्पादन हो रहा है और फिर उसका उपयोग किस लिए हो रहा है? क्योंकि उपभोक्ता को वस्तुओं की ज़रूरत है। उत्पादन और उपभोग के आधार पे, जैसे कि आधारभूत बेसिक चीज़ें दर्शाता है जो कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ये सारी चीज़ें। और उपभोक्ता यानी कि वस्तु जो सीधे तौर पे उत्पाद तैयार होकर के लोगों को जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ से सीधे उनके पास पहुँचना। तो उत्पादन के आधार पे और उपभोग के आधार पे किस प्रकार से बांट सकते हैं हम? आधारभूत में और उपभोक्ता वस्तु में। लघु स्तर और वृहद स्तर ये तो कम स्तर का हो गया, एक छोटा उद्योग हो गया, एक बड़ा हो गया। सार्वजनिक एक सरकारी हो गया, सरकार की तरफ से, एक निजी हो गया, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। कृषि आधारित और खनिज आधारित, जिसमें सिर्फ कृषि रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, जैसे कि चीनी हो गई, कपास हो गया। खनिज आधारित में लोह ऐसक वगैरह कुछ भी ऐसी मशीनें वगैरह बनती हैं जिसमें कृषि की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, और इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है हिस्ट्री। अगला सेक्शन क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन है सही बताना है? यहाँ पर दिया गया है कि सत्य बताना है। तो इक्ता यानी कि दिल्ली सल्तनत में थी, उसको बारे में बताना है कि इक्ता क्या थी। इक्ता नाम जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये बताना है।
इक्ता जो थी वो इक्तादार यानी कि मुक्ति को सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करना पड़ता था। ये तो सेकंड पढ़ लिया मैंने। पहला क्या दिया गया, ये भूमि राजस्व एकत्रित करने की एक प्रणाली थी। क्या हम जो एकत्रित भूमि राजस्व यानी कि कोई कर है भूमि से रिलेटेड, उसको प्राप्त करने की कोई प्रणाली को नाम दिया गया था इक्ता। दूसरी है इक्तादार, जिसको हम मुक्ति भी बोलते थे, भुक्ति भी बोलते, कई बार भुक्ति भी आ जाता है, उनको सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करना पड़ता था। और तीसरी की ये वंशानुगत व्यवस्था होती थी, वंश के अनुसार जो है मिलती थी। तो ये वंश के अनुसार बिल्कुल नहीं मिलती थी। सुल्तान अपनी इच्छा से किसी को भी जो है तबादला इक्तादारों का कर सकता था कहीं पर भी, तो वो सुल्तान के ऊपर डिपेंड करता था। तो ये तीसरा जो है ये तो गलत हो जाएगा। ये मुक्ति सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करती थी, तो ये भी जो है सेना का रख रखाव करने का काम होते थे इक्तादारों का। और तीसरी ये पहला ये कि भूमि राजस्व एकत्रित करने की एक तरह की प्रणाली थी, इसको कर या मुक्ति या फिर वली इसको नाम दिया गया था, राजस्व। तो अपनी सेना का रख रखाव करते थे और कर प्रणाली भी थी। तो ये दोनों ही चीज़ें सही यार, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सत्य कौन सा है, पहला और दूसरा, केवल एक और दो, ए है जो इसमें ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें क्या पूछा गया है, किसानों को लाभ पहुंचाना था उनका मुख्य उद्देश्य, या फिर जो है आम लोगों के लिए कीमतें स्थिर करना, एक बड़ी या फिर सस्ती सेना बना करके रखना, या व्यापारियों को अमीर बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बड़ी और सस्ती सेना बना करके रखना। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सी। किस लिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार था वो नियंत्रण नीति का प्राथमिक लक्ष्य था कि कीमत कम की जाए, सबसे पहले कीमतें वहाँ कम की जाए ताकि कम वेतन में और एक बड़ी और कुशल स्थायी सेना बना करके रख सके और फिर मंगोलों के आक्रमण का सामना भी कर सके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग जो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि बड़ी सेना बनाई जाए, उनका वेतन कम करके और सस्ती जो है कीमतों पर उनको रखा जाए, एक बड़ी और सस्ती सेना बना के रखना। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अमीर कोही नामक जो विभाग है वो किससे संबंधित था। ये विभाग था कृषि विकास से संबंधित। किससे संबंधित था, कृषि विभाग से। और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी स्थापना की थी, याद रखना यहाँ लिख रही हूँ मैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और ये कृषि कार्यों से संबंधित था, जैसे कि कोई भी बंजर भूमि हो गई उसको खेती के योग्य बनाना, या फिर किसानों को ऋण प्रदान करना, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड इसमें शामिल की गई थी। तो दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग बनाया गया था दिल्ली सल्तनत में, और बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि के विकास के लिए। अगला है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में जो जात है और जो दूसरा एक शब्द है सवार, ये किन चीज़ों को दर्शाते थे। जात और सवार, इनका मतलब क्या था। मनसबदारी प्रणाली में जात होती थी, जात मतलब होती थी किसी भी व्यक्ति का वेतन, जात व्यक्तिगत वेतन होता था, और सवार यानी कि घुड़सवारों की संख्या दर्शाती थी उसमें। तो इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा, यानी कि मनसबदारी प्रणाली में जात, मनसबदार के व्यक्तिगत पद, रैंक क्या होती थी, उसका पद कितना होता था, कौन सी रैंक पे है वो, कौन कितना उसको वेतन मिलता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करते थे किसमें, जात में रैंकिंग दी जाती थी और उसके हिसाब से उनको वेतन मिलता था। तो ये निर्धारित करते थे। और सवार क्या होते थे, सवार में होते थे कि घुड़सवार सैनिक, उनकी वास्तविक संख्या कितनी है। तो सवार तो आप ये याद रख लेना, सवार मतलब घुड़सवारी से रिलेटेड उनकी संख्या को दर्शाती थी। और जात मतलब उनकी कौन सी, यानी जात से रिलेटेड आप ये समझ लो, जाति भी कई श्रेणी में होती है ना, उच्च जाति, निम्न जाति, इस तरह से। तो जात में भी यही चीज़ें देखती थी कि वो कौन से श्रेणी पे है, कौन से पद पे है, कौन से पद पे वो काम कर रहा है, और उसी ही पद के हिसाब से उनको वेतन भी मिलता था। तो जात तो वो व्यक्तिगत वेतन, और सवार घुड़सवारों की संख्या को दर्शाते थे। दोनों शब्दों को याद रखना। अगला है मुगल साम्राज्य की नीति जो अकबर द्वारा शुरू की गई थी, सुलह ए कुल, या फिर ये पूछ लेगा कि सुलह ए कुल नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखना अकबर के द्वारा शुरू की गई थी सुलह ए कुल नीति थी वो, उसका अर्थ पूछा है इसमें, उसकी नीति का क्या अर्थ है। सुलह ए कुल नीति का अर्थ होता है, क्या सभी के लिए युद्ध करना होता है, सार्वभौमिक शांति या फिर सहिष्णुता, धार्मिक कर लगाना या सैन्य संगठन करना। तो इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति या सहिष्णुता।
सहिष्णुता या सार्वभौमिक शांति। सुलह-ए कुल की जो नीति थी वो अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों को, संस्कृतियों को, उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए पेश की गई थी। इसका मतलब होता है कि सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित कौन सी नीति थी? सुलह-ए कुल। तो ये शांति बनाने के लिए थी, सभी धर्मों में आपस में शांति बनी रहे, इसलिए नीति बनाई थी अकबर ने सुलह-ए कुल की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और ऊपर वाले का भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ए, उसके आगे यहाँ पे भी बी। अगला है क्वेश्चन क्या दिया गया है हिस्ट्री का। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, मुगल काल में जो जमींदार शब्द है उसका प्रयोग सभी मध्यस्थों के लिए किया गया था, और चाहे वे छोटे स्थानीय मुखिया हो या फिर कोई शक्तिशाली सरदार हो। तो ये कथन क्या कह रहा है कि ये कथन बिल्कुल सही है। जो मुगल साम्राज्य था उसमें जो हम जमींदार शब्द का उपयोग करते हैं वो बिल्कुल सही किया गया था। वो इस किसके लिए उपयोग किया गया था? मध्यस्थों यानी कि सभी के लिए उपयोग किया गया था। जमींदार, चाहे वो कोई छोटे स्थानीय मुखिया हो या फिर कोई शक्तिशाली, किसी के पास कम जमीन हो, किसी के पास ज़्यादा शक्ति हो। तो ये राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी ये जमींदारी। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी ये। और फिर क्या है, इसको हम दूसरा क्या दिया गया है? दहशाला। दहशाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी, ये भी याद रखना, जो राजस्व निर्धारण की एक प्रकार की विधि थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। और इसका यानी कि पिछले 10 वर्षों के औसत उपज और उनकी जो कीमतें होती थी वो निर्धारित करती थी। उसमें क्या शामिल होते थे? राजस्व निर्धारण, कि 10 सालों में कितनी उपज की है और कितना क्या है उसका फायदा हुआ है, कितनी कमाई हुई है, कितना जो है औसत उपज और या फिर उनकी कितनी कीमतें लगाई गई हैं, ये सभी का निर्धारण होता था इसमें। तो दहशाला किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर द्वारा, जिसमें राजस्व निर्धारित किया जाता था। और पहली है जमींदार, टोडरमल के द्वारा। इसमें सभी को एक समान समझा गया था, चाहे वो छोटी स्थानीय मुखिया हो या कोई शक्तिशाली सरदार हो, सभी को एक ही वर्ग में जो है एक ही श्रेणी में रखा गया था और उनका नाम रखा गया था जमींदार। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। सत्य पूछा है ना, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी। विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक जो प्रथम भाई थे, ये हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के की थी 1336 ईस्वी में, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन है, इसमें अमरम, यहाँ पर शब्द दिया गया है अमरम शब्द। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित शब्द है अमरम, और इसका मतलब क्या है ये पूछा है, अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ होता था जो विजयनगर में जो भूमि सैन्य कमांडर होते थे, जिनको नायक, अमरा नायक, ये सादे जो है नाम दिए गए थे, नायक या फिर अमरा नायक, और उन्हीं के नाम पे अमरम जो है रखा गया था शब्द। और उसको जो है संज्ञा ये दी गई थी कि भूमि यानी कि सैन्य जो कमांडर होते थे उनके लिए ये उपयोग किया था, उनको भूमि दान में दी जाती थी और उन्हीं का नाम रखा गया था अमरा या अमरा नायक। और जो भूमि दी जाती थी उसमें वो कर एकत्रित करते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, और उसके बदले में राजा को सेना की सहायता देते थे। तो सेना कमांडरों को दी गई जो भूमि होती थी, अदला बदली होती थी, उसका नाम रखा गया था अमरम। अगला है विजयनगर साम्राज्य की नीति के बारे में। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? जो तालीकोटा है उसका युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया? तालीकोटा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1565 में लड़ा गया था, 56 में नहीं, 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। और किन किन के बीच में लड़ा गया था ये? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। विजयनगर और बहमनी, विजयनगर या फिर दक्कन सल्तनत आ जाए तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर या बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच में लड़ा गया था। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है कथन आधारित प्रश्न जो कि नीचे दिया गया है। पहला कथन क्या है, और इसमें ये याद रखना असत्य पूछा है यानी कि नेगेटिव पूछा है। पहला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो कथन ये बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शुरू करवाया था। लेकिन जो है इसमें इल्तुतमिश ने 40 चहलगानी तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया था। क्या इसने जो है इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया था? तो इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें एक सेकंड रुकना तुम, क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन पूरा करवाया था। हाँ, इस यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये देखो कितनी गहराई से पूछा गया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का जो काम है, वो कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू किया था। यहाँ पर लिख लो आप कि इसने सिर्फ शुरू किया था, और यहाँ पर लिखा हुआ कि पूरा करवाया था। तो पूरा इसने नहीं करवाया था भाई, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। यहाँ पर लिख लो, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर ये कथन जो हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश ने 40 जो कि चहलगामी है तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, केवल एक है गलत हो जाएगा। सही आंसर लिख लो यहाँ पर ए। कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाता है, इसमें पूरा करवाया पूछा है ना कि स्टार्टिंग। तो ये याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। पहला है कि औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगाया था। जजिया कर को फिर से लगाया था। औरंगजेब ने जो अपनी पहली रूढ़िवादी जो नीति थी उनके तहत में गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया था, जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया था। फिर है दूसरा, उसने संगीत और नृत्य के ऊपर शाही दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कथन भी बिल्कुल क्या दिया गया है, सही है कि उसने दरबार में संगीत या फिर नृत्य पे प्रतिबंध लगा दिया था। और अंत में क्या किया था, उसने दक्षिण भारत में दक्कन सल्तनतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अंत में उसने बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, तो इन दोनों को ही सल्तनतों को क्या किया था, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इन किन किन को मिलाया था अंत में? बीजापुर को याद रखना, एक तो बीजापुर को मिलाया था और दूसरा किसको मिलाया था? गोलकुंडा को। एक गोलकुंडा, इन दोनों को क्या था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। औरंगजेब ने ही जजिया कर को फिर से लगाया था गैर मुसलमानों के ऊपर। फिर उसने संगीत और नृत्य के शाही दरबार में प्रतिबंध लगा दिए थे, और साथ ही साथ उसने जो है दक्कन सल्तनतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तीनों कथन सही हैं। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य है अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? जो विजयनगर साम्राज्य है कौन सी विशेषता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? क्या वहाँ पर मजबूत नौसेना थी? क्या वहाँ पर भव्य मंदिर या फिर वास्तुकला थी? रेशम मार्ग पर नियंत्रण था? या विशाल जो है रेगिस्तानी किले थे? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि वहाँ पर भव्य मंदिर या फिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। वहाँ पर अद्वितीय जो है वास्तुकला देखने को मिलती है, जिसमें से हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर या फिर विट्ठल मंदिर परिसर जो है यहाँ पर इन वास्तुकला में शामिल है। कौन सा? एक तो विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर भी जहाँ हम्पी में है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, पहला बी सही हो जाएगा। और इसमें है पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो आंसर सीधे ही आपको पता चल जाता है, एक ही आंसर पे टिक करती हूँ मैं, सामने पीछे बाकी मैं पढ़ाने के लिए जो है टिक कर देती हूँ। अगला है, मुगल प्रशासन जो जब्त प्रणाली थी वो क्या थी? मुगल प्रशासन की जो जब्त प्रणाली थी वो क्या थी? पहला कि वो जागीरदारों द्वारा भूमि जब्त करते थे, उनको नाम दिया गया था। राजस्व निर्धारण की एक मानकीकृत प्रणाली थी। विद्रोहियों की संपत्ति को जब्त करते थे, या युद्ध के घोड़ों को चिन्हित करने की एक प्रथा थी। ये जब्त जो प्रणाली थी या फिर दहसाला प्रणाली हम बोलते हैं, जो ये राजा टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। हमने पहले भी की है ये जब्त प्रणाली, किसके द्वारा शुरू की गई थी? टोडरमल के द्वारा। यहाँ लिख रही हूँ मैं, टोडरमल, याद रखना, टोडरमल के द्वारा। और ये एक भूमि राजस्व की प्रणाली थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज या फिर उनकी कीमत को जो है देखते थे कि भाई कितनी कीमत हुई है। ये सारी चीज़ें तय की जाती थी कि कितनी उपज हुई 10 सालों में और कितनी कीमत उनके ऊपर लगी है, कितना नगद मिला है, राजस्व जो है वो सारी चीज़ें तय करते थे। तो जब्त में राजस्व निर्धारण के एक मानकीकृत मानक देखते थे 10 सालों की। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्राथमिक कारण क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। दौलताबाद यानी कि दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसका प्राथमिक कारण पूछ रहे हैं कि किस वजह से की थी। क्या वहाँ पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, उससे सुरक्षा पाने के लिए दिल्ली से दौलताबाद की थी?
या फिर साम्राज्य के केंद्र से शासन करना था, जल स्रोतों की कमी थी या धार्मिक कारण थे। तो इसका सही आंसर है कि साम्राज्य के केंद्र से शासन करना चाहते थे। दिल्ली से दौलताबाद करने का मुख्य कारण ये था कि दौलताबाद उसका विशाल साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, मध्य में स्थित था, और वहीं से वो जिससे कि वो दक्षिण भारत सहित पूरे साम्राज्य को बेहतर ढंग से अपने नियंत्रण में कर सकता था। तो वो केंद्र में रह करके शासन करना चाहता था, इसलिए दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला है लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में इस क्षेत्र पर किस प्रमुख शक्ति का उदय हुआ था? जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तो कौन सी शक्ति उभर करके आई थी? तो ये आई थी बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य हार गया था, कमजोर हो गया था, और फिर जो है टुकड़ों में बट गया था, विघटित हो गया था, और फिर बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य थे जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा, ये जो थे एक शक्ति के रूप में उभरे थे। तो उनके उत्तराधिकारी राज्य याद रखना, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे छोटे क्षेत्र जो थे वो उभर कर सामने आए थे। तो ये था विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में शक्ति का उदय हुआ था। कौन सी शक्ति आई थी? बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य, छोटे छोटे राज्य, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया। फिर ये है हमारी पॉलिटिकल साइंस, अगला सेक्शन पॉलिटिकल साइंस का, और पहला क्वेश्चन ही आपके सामने दिया गया है। पहला कथन आधारित क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि इसमें क्या था, एक तो हम जो भी टॉपिक है जिसका भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सीधा ऐसे आंसर नहीं करते कि क्वेश्चन ये है और उसका सीधा आंसर कर लिया। डेफिनेशन वाले या फिर स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि ताकि आपको वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आगे की पीछे की सारी कहानी आपको पता चले, ताकि एक क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन आपके हल हो जाएं कम टाइम में। तो इसीलिए इनका फ़ायदा भी यही होता है। और मैंने आज की जो PDF है आपको मिलेगी, तो आपको काफ़ी जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प होगी। कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट के 15 है, लेकिन उसमें से आपको 20-30 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, निकल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, बिना टाइम गवाए, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं तो इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। पहला है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन है, उनके ऊपर विचार करना है, और फिर नीचे देखो कि ये सत्य पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। तो ये पहला कथन है कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति का औपचारिक प्रमुख होता है। क्या वो संघ की कार्यकारी शक्ति का जो कार्यकारी शक्ति है उसका औपचारिक प्रमुख होता है? वह सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के हम वोट नहीं देने जाते। आप सभी अपने खुद से भी कॉमन सेंस लगाओ। क्या आप वोट देने जाते हो, राष्ट्रपति को सीधा देते हो कि भाई हम तो ये राष्ट्रपति चुनेंगे? हम पहले जो चुनावी जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनते हैं, फिर जो टीम बनती है उनकी बाकी की आगे जो होते हैं वो फैसले लेते हैं उनके कि किसको बहुमत प्राप्त हुआ है, किसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। तो हम सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो ये तो यहीं पर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। ये औपचारिक प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है कि वह अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति रखते हैं। तो क्या उनके पास में ये शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत? तो बिल्कुल, जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं वहाँ पे। और फिर राज्य जो विधानसभा होती है वहाँ पर क्या करते हैं, 72 के तहत समाधान की शक्ति रखते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला तीसरा कहाँ पर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी। सत्य पूछा है ना, तो पहला और तीसरा। दूसरी तो एक तो वो लोगों के द्वारा सीधे चुनाव उनका नहीं होता है, तो ये तो यहीं पर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें क्या किया जाता है कि वो लोगों द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। कोई भी जो है इलेक्टोरल, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल, उसके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। तो 72 के तहत उनको समाधान की शक्ति भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथन आधारित है, राष्ट्रपति का ही। तो पहला कथन ये क्या कह रहा है, और इसमें ये भी देखो आप कि पॉजिटिव ही पूछा है। कथन सही कौन सा है ये बताना है। पहले में कह रहा है कि राष्ट्र संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जो पांडुचेरी या फिर पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें शामिल होते हैं हमारे, एक तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सदस्य शामिल होना जो है शामिल होते, केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही शामिल होते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, और जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी जो है चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। जो संसद के मनोनीत
मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते, और ना ही राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। जो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, वही इसमें भाग ले सकते हैं। और तीसरा कि केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये कथन भी सही है, पहला और तीसरा ही सही होगा, इसमें भी बी गलत हो जाए, दूसरा जो है गलत होगा। और सही पूछा है तो 1 और 3, केवल 1 और 3, इसका भी आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसका ऊपर वाले का भी सेम ही है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। कौन सी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, नहीं पूछा है। क्या पूछा है कि कौन सी जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो इसमें पूछा है संसद के सत्र को बुलाना या सत्रावसान करना। क्या ये संसद के सत्र को बुलाना राष्ट्रपति की शक्ति है? कि लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति की शक्ति है? बिल्कुल नहीं, नहीं पूछा है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो है। फिर है संसद के जो स्थगित प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना, ये किसकी शक्ति है? ये नहीं है, यानी कि नहीं पूछा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा सी। संसद के जो स्थगित प्रस्ताव जिसको हम बोलते हैं उनको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये सारे जो है होती हैं लोकसभा अध्यक्ष या जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, उसका काम होता है, न कि राष्ट्रपति का। किसका काम होता है? ये काम होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड। लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति का, ये किसका काम होता है? सभापति, इनका काम होता है, ना कि राष्ट्रपति का। तो विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? संसद के स्थगित प्रस्ताव को स्वीकार करना। बाकी जो संयुक्त अधिवेशन बुलाना है और लोकसभा को भंग करना है, या फिर संसद के स्तर को बुलाना है या स्तर अवसान करना है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति की ही शक्तियां होती हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों के ऊपर विचार करना है और सही का हमें चुनाव करना है, कौन सा सत्य है। पहला है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या उपराष्ट्रपति है जो वो राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का? वह राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उसे राष्ट्रपति के सम्मान प्रक्रिया द्वारा महाभियोग चला करके हटा सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर तो पहला हो जाएगा कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, और उसी दौरान क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी होता है। तो कथन जो है 6 महीने तक वो काम कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में, ये कथन भी सही हो जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम, ये भी कथन सही हो जाएगा यहाँ पर। और वो तीसरा है कि तीसरा क्या दिया गया है? उसे राष्ट्रपति के सम्मान प्रक्रिया द्वारा महाभियोग चला करके हटा सकते हैं। तो उसको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग होती है। अगर हमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से जो पारित प्रस्ताव होता है उसके द्वारा हम हटा सकते हैं, उसको लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित हम कर सकते हैं, ना कि हम महाभियोग चला करके राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं। तो पहला कथन और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ही थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, एक सेकंड रुको। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है कि वो एक्स ऑफिसियो होते हैं राज्यसभा के। सेकंड भी सही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर यानी कि 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। फिर है उसको हटाने की प्रक्रिया, तो उसको महाभियोग के द्वारा नहीं हटा सकते जैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उसका वर्णन 67 आर्टिकल में किया गया है, इसकी हटाने की प्रक्रिया का वर्णन उपराष्ट्रपति की। और हम हटा सकते हैं उसको अगर हम, जैसे कि एक तो राज्यसभा से हमें लोकसभा से सहमति लेनी पड़ेगी और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करके हम इसको हटा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो थर्ड गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही। इसमें पूछा है कि सही कौन सा है, तो 1 और 2 सही आंसर इसका हो जाएगा बी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा था। अगला है क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। निम्नलिखित कथन दिए हैं, उनके ऊपर विचार करना है प्रधानमंत्री के बारे में, और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है
उसकी जो नियुक्ति है उस किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड है कि उसे हमेशा लोकसभा का सदस्य रहना चाहिए, किसको, प्रधानमंत्री को। इसमें कहा है कि जो प्रधानमंत्री है संसद के किसी भी सदन जैसे कि लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया उसका सदस्य हो सकता है, होना चाहिए या हो सकता है, यदि वो चुनते समय क्या होते हैं, चुनते समय किसी भी सदस्य का किसी भी सदन का ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर ही सदस्य बनना जरूरी है। तो पहली बात सेकंड जो है ये सही हो जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये हो जाएगा लोकसभा, उसे हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसमें पूछा है ना कथन कौन सा सही है, तो इसमें पहला कथन सही है एक तो, और इसमें एक दूसरा तीसरा क्या दिया गया, वह मंत्री परिषद का मुखिया होता है। तीसरे में क्या बता रहा है कि मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि मंत्री परिषद का मुखिया होता है वो। तो इसमें सही हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला एक तो और तीसरा, पहला और तीसरा कहाँ पर है, केवल 1 और 3, कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर वो चुनते समय किसी भी सदन में सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसको सदस्य बनना जरूरी होता है। वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वही लोकसभा का सदस्य ही बना रहे। तो इसमें से पहला सही हो जाएगा और जो थर्ड है वो भी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए हमेशा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका सही आंसर सी है। अगला है मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। और इसमें क्या दिया गया है, 75 जो आर्टिकल है भाग 3 75 के आर्टिकल में इसके अनुसार जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा में जो बहुमत है उसका विश्वास जो है खो जाता है तो पूरी तरह से मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। किसका विश्वास खो जाए, तो लोकसभा में बहुमत का। तो इस मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। कथन और आधारित प्रश्न है राष्ट्रपति और पीएम के बारे में। पहला है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह लेकर के लोकसभा को भंग कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी अधिकांश जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है कि सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो है क्या है, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य पूछा है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ही गलत नहीं होंगे भाई, दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर न तो एक गलत होगा न ही 2 गलत होगा। असत्य पूछा है इसने, कौन से गलत है, एक सेकेंड, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा। इनमें एक तो गलत पूछा है, यहाँ पर हम पहले से ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव पूछा कि इनमें से कौन सा गलत है। अब शुरुआत से इसको देखो, राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद सामूहिक क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। सारी शक्तियों का उपयोग किसकी सलाह लेकर के करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर। और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वो लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की सलाह लेकर के। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। ये असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा भी नहीं होगा इनमें से, ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन करता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्या लोकसभा चुनाव करती है, गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं, तो ये कथन सही है। तीसरा, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य, तो इसमें आ जाएंगे संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सारे जो निर्वाचक मंडल है संसद के दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला कथन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला है कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री शामिल होते हैं। तो जो मंत्री परिषद होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, और इनमें से पूछा है कि कौन सा सही है, तो हमें सही बताना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो मंत्री परिषद है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री और जो उप मंत्री होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या है कि कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बाकी के विभागों से। उप मंत्री या फिर राज्य मंत्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो कैबिनेट मंत्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। तो इसमें ये भी सही है और सही पूछा है तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के जो राष्ट्रपति के पास में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सी शक्ति नहीं है। पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो है, पॉकेट वीटो है या विशेष वीटो है। इनका मतलब क्या होता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो शक्तियां हैं। एक तो पूर्ण वीटो है, पहली क्या है, पूर्ण वीटो है राष्ट्रपति के पास में, दूसरी है निलंबित वीटो और तीसरी है उसके पास में पॉकेट वीटो। जो नहीं है, नहीं पूछी है, तो विशेष वीटो उसके पास में नहीं है। ये जो है वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि जो है अमेरिकी संविधान में दिया गई है इस बारे में। तो अमेरिका में जो मिलते हैं उसको बोलते हैं विशेष वीटो। क्या बोलते हैं, विशेष वीटो। तो ये हमारे पास नहीं, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके पास में ये पावर नहीं है, उसके पास में 3 है। एक पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों याद रखना। 3 है और ये नहीं है, तो नहीं पूछा है। नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर के क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर दिलाएंगे। और इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना कोई भी निशान देख करके। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है या राष्ट्रपति की मर्जी तक। तो इसका सही आंसर है कि जब तक उसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। प्रधानमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है लेकिन उसको वास्तविक रूप में वो जब पद पर बना रहता है, जब तक बना रहता है जब तक उसको लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिलता रहता है। जब तक बहुमत रहेगा तब तक वो बना रहेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख सकते हो, कितने सालों से है अपने पद पे, तो उसका भी आप आइडिया ले सकते हो कि उसको 5-6 साल का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कितनी भी समय तक रह सकता अगर उसके पास में बहुमत है। अगला है उपराष्ट्रपति के जो पदच्युत यानी कि उसको हटाने के संबंध में, पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति के बारे में है तो उसको हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में ही नहीं लाया जाता भाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है। तो पहला हो जाएगा गलत। उस प्रस्ताव पारित करने में 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रस्ताव जो पारित है यानी कि लोकसभा केवल जो है अनुमोदन करती है इस बात का, उसको हटाने के लिए, लेकिन सहमति दोनों की लेनी पड़ती है, लोकसभा की भी राज्यसभा भी जो है। शुरुआत केवल कहाँ से होती है प्रस्ताव की, राज्यसभा से। उसको हटाने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाती है, लोकसभा से प्रस्ताव दिया जाता है। शुरुआत होती है ना, लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से, मैं गलत बोल गई, राज्यसभा से शुरुआत की जाती है। लोकसभा क्या होती है, सिर्फ अनुमोदन करती है, सिर्फ उसका प्रस्ताव को पारित करने के लिए पहले 14 दिन का नोटिस लेना पड़ता है। तो यहाँ राज्यसभा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये हो जाएगा हमारा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। और इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो पहला हमारा गलत है, आंसर हो जाएगा ए। कौन सा गलत है, ए। अगला है मंत्रियों के प्रकार के बारे में। कौन से मंत्री आमतौर पर मंत्री परिषद की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं जब तक उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। कौन से मंत्री होते हैं जो मंत्री परिषद की बैठक में भाग नहीं लेते जब तक उनको आमंत्रण नहीं दे सकते, हम नहीं देते हैं तब तक वो आते नहीं हैं। तो कैबिनेट मंत्री हो गए या फिर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हम बोलते हैं, उप मंत्री या प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री नियमित रूप से कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद की बैठक में नियमित रूप से भाग लेते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनमें भाग लेते हैं। उनके विभाग से कोई अगर मुद्दा उठा है तो राज्य मंत्री भाग लेता है।
तीसरा है उपमंत्री, आमतौर पर जो मंत्रियों की सहायता करते हैं, जो बड़े ऊपर के पद पे होते हैं ना, वरिष्ठ मंत्री जिसको बोलते हैं, उनकी सहायता करने वाले काम करते हैं कौन? उपमंत्री। और बैठक में कोई भी भाग नहीं लेते। अगर उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है कि भाई बैठक में उनको आमंत्रित करो, उपमंत्रियों को बुलाओ, उनसे रिलेटेड कोई काम होता है तब उनको आमंत्रित किया जाता है और तभी वो भाग लेते हैं। तो अपनी मर्जी से भाग नहीं ले सकते वो, जो है अपनी जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में आमतौर पर वो भाग नहीं ले सकते जब तक उनको आमंत्रित नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? क्या कह रहा है ये कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। 352 अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, जो कि बाहरी कोई भी युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, विद्रोह हो गया, ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है 352 के अंतर्गत। अगला है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसमें राष्ट्रपति को जानकारी देना शामिल होता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं और जिसमें राष्ट्रपति को भी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में? तो राष्ट्रपति को भी जानकारी जो है होती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। एक सेकंड अच्छे से लिख देती हूँ मैं। डी सही आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है पूर्ण रूप से कि भाई इसमें प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं उनके, और जिसमें राष्ट्रपति के जो संघ के मामले होते हैं और उसके प्रशासन या फिर कानून का प्रस्ताव हो गया, इससे संबंध जो भी निर्णय लेना होता है उसकी जानकारी शामिल होती है। तो ये सारी जानकारी राष्ट्रपति को भी देना शामिल होता है। संघ के मामले, प्रशासन या कानून से संबंधित कोई भी जानकारी हो राष्ट्रपति को देनी हो, वो भी उसमें शामिल होती है और प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो ये है 78 में, अनुच्छेद आर्टिकल 78 में। ये था आज का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन। और अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स हमारी। और इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग अनिवार्य शर्त है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। मुद्रा के बारे में क्वेश्चन है ये। पहले है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अनिवार्य शर्त होती है। दोहरा शर्त एक जो है मुख्य समस्या के रूप में होती है। इसमें जो मुद्रा होती है उसके आविष्कार ने सुलझा दिया था इसको, और इसे विनिमय प्रक्रिया सरल हो गई थी। तो इसमें ऑप्शन में भी दिया गया है कि जो मुद्रा है उसने विनिमय प्रक्रिया को सरल बना दिया था, यानी कि इसको जो है इजी कर दिया था। और तीसरा यहाँ पर दिया भी गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में नकदी या फिर करेंसी सबसे आम माध्यम होती है। तो ये बात भी बिल्कुल ही सही है। तीनों ही बातें सही हैं कि जो आधुनिक समय में नकदी या फिर बैंक जमा होती है वो सबसे आम मुद्रा के रूप में होती है। सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं और सत्य कथन ही यहाँ पर पूछा है। तो तीनों ही, पहला, दूसरा और तीसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक अनिवार्य शर्त। दोहरा संयोग क्या होता है? एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या करते हैं हम? चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, और फिर यहाँ पर है एक पर्सन है सी। इसमें इसके पास में है कुछ कोई भी बच्चे लगा लो, ये 2-3 बच्चे हैं। इसमें से एक के पास में है चॉकलेट। क्या है? चॉकलेट। एक के पास में है टॉफ़ी। तो ये बोलेगा कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, ये बोलेगा कि मेरे पास चॉकलेट है, तुम्हारे पास टॉफ़ी है, मुझे चॉकलेट चाहिए, तुम मेरे को टॉफ़ी दे दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा। अब ये बोल रहा है कि मेरे को तो चॉकलेट पसंद ही नहीं है, मुझे तो चॉकलेट चाहिए नहीं, मुझे तो चिप्स चाहिए। और ये बोल रहा है कि मेरे पास तो चिप्स है ही नहीं, मेरे पास तो चॉकलेट है, मैं चॉकलेट दूंगा, तुम मेरे को टॉफ़ी दो। ये बोल रहा है मैं टॉफ़ी नहीं दूंगा। तो ये दोहरा संयोग हो गया। अब किसी और के पास में चिप्स वगैरह होंगी, इसके पास में मान लो चिप्स हैं लेकिन इसके पास में टॉफ़ी नहीं है। अब इसको तो टॉफ़ी चाहिए, ये इसको टॉफ़ी कैसे देगा? मान लो इसके पास में चिप्स हैं तो ये बदले में चिप्स ही दे सकता है ना, टॉफ़ी तो इसके पास है नहीं। इसी प्रकार से दोहरा संयोग होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा संयोग होता है, वो अनिवार्य एक तरह की शर्त होती है मुद्रा की जगह पे कि वस्तुओं का आदान प्रदान। फिर ये आपस में जो है इन चीज़ों का
एक्सचेंज करते हैं कि भाई तुम टॉफ़ी ले लो, मैं चिप्स ले लूँगा, और मैं उसको चॉकलेट दे दूँगा, इस प्रकार से। और साथ ही साथ जो मुद्रा है उसमें विनिमय प्रक्रिया को सरल भी बना दिया है मुद्रा ने। साथ ही है आधुनिक अर्थव्यवस्था में नकदी या फिर करेंसी जो होती है वो सबसे आम माध्यम है, सबसे जो है आम मुद्रा के रूप में काम होती है, जो बैंकों में जमा की गई मुद्रा होती है वो। तो ये तीनों ही कथन सही हैं मुद्रा को लेकर के। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि डी। अगला है मुद्रा के कार्य। पहला है कि मुद्रा के कार्यों के संबंध में कथनों को पढ़ना है। पहला कथन क्या कह रहा है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा जो होती है वो विनिमय का माध्यम से काम करती है। तो बिल्कुल ये जो है मुद्रा जो होती है भविष्य में हम किसी भी कोई भी भुगतान करते हैं उसके मानक के रूप में भी कार्य करती है, विनिमय के रूप में भी कार्य करती है। दूसरे में दिया गया है कि ये एक माप या मापक के रूप में भी कार्य करती है। हम इसको जो बोल सकते हैं कि कितना ऋण है या फिर कितनी किस्तों में हम उसको चुका सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं मानक में। और तीसरा है कि ये भविष्य के भुगतानों के मानक के रूप में कार्य नहीं कर सकती, तो ये मानक के रूप में कार्य कर सकती है। दूसरा और पहला दोनों ही सही हो जाएंगे मुद्रा के कार्यों के लेकर के। तीसरा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि सही पूछा है ना, तो 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मुद्रा क्या होती है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। और दूसरा है कि वो जो होती है मानक के रूप में भी कार्य करती है। मानो कि हमने कोई भी ऋण लिया है तो हम उसको कितनी किस्तों में चुका सकते हैं, कितनी सालों में उसको पूरा कर सकते हैं, कितना जो हमें ब्याज वगैरह है, उन सभी की डिटेल्स होती है, मानक के रूप में हम उसको तय कर सकते हैं। तीसरा है आधुनिक मुद्रा के रूप। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप नहीं है। तो करेंसी जो नोट हो गए वो भी मुद्रा का रूप है, चेक भी मुद्रा का रूप है, बैंकों में जमा जो पैसा होता है वो भी मुद्रा का रूप है। सोना जो होता है वो मुद्रा का रूप नहीं होता। सोना क्या होता है, मूल्यवान वस्तु होती है एक तरह की। इसको सीधे तौर पे हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम से उपयोग नहीं कर सकते कि भाई तुम ये लो, सोना ले लो और मेरे को ये चीज़ दे दो। हम बैंकों से पैसा निकलवा सकते हैं, चेक ले सकते हैं, करेंसी हमारे पास कुछ नोट हैं उनको तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सीधे तौर पे हम किसी भी वस्तु का अर्थव्यवस्था में सोने का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगी, आधुनिक मुद्रा का एक रूप नहीं है, तो सोना इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों में कौन कौन सी चीजें शामिल है। एक तो जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, और तीसरा है करेंसी नोट जो है वो जारी करना। वाणिज्यिक बैंकों में भारत में जो करेंसी नोट है वो जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास में है। तो वाणिज्यिक बैंक केवल जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। क्या करता है, जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, करेंसी नोट जारी नहीं करता भाई, करेंसी नोट जारी नहीं करता। जो ये जारी करता है क्या दिया गया है, वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य है। तो ये जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, और करेंसी नोट जारी करने का जो काम होता है वो किसका होता है, आरबीआई का। अगला क्वेश्चन क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, कौन से कार्य शामिल है, पहला और दूसरा। पहला केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे इसके, 1 और 2। अगला है कथन आधारित प्रश्न है आरबीआई के ऊपर ही, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। पहला है कि ये भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन सा क्या कर रहा है, करेंसी नोट जारी करता है, तो आरबीआई करता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा। ये देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। तो ये सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है कि भाई ये नोट है, इनकी इतनी कीमत है, इनके ऊपर इस तरह के सिंबल्स हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आरबीआई तय करता है सभी बैंकों के लिए, या फिर किसी भी करेंसी नोट के लिए लगा लो, कोई भी नोट वगैरह। तो इन सभी की निगरानी होती है। ये भारत में औपचारिक रूप से ऋण गतिविधि होती है, सारी चीज़ें इसी के ऊपर होती हैं, आरबीआई के ऊपर। और बैंक जो होते हैं वो केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि जो व्यवसाय होते हैं, व्यापारी होते हैं, और बल्कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, उद्योग होते हैं, उन सभी को भी ऋण देते हैं। तो सारे जो कार्य होते हैं वो इसी के जो है दिशा निर्देश भी देते हैं आरबीआई। तीसरा है कि औपचारिक ऋण में ऋण गतिविधियों की निगरानी नहीं करता।
तो ये निगरानी करता है। अगर किसी को भी ऋण लेना होता है, कोई भी छोटा सा उद्योग लगाना चाहता है, कोई भी छोटा सा किसान है उसको ऋण चाहिए, किसी व्यापारी को ऋण चाहिए है, वो केवल लाभ नहीं कमाता भाई, वो सारी चीज़ें उनको लेकर के चलता है, सभी चीज़ों को, सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। तो ये नहीं दिया गया है, अगर इसको काट दे तो ये सही हो जाएगा कि निगरानी करता है। तो इसमें गलत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा ही गलत हो जाएगा, दोनों सही। तो इसमें केवल 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। असत्य पूछा है यानी कि नेगेटिव पूछा है आपसे। अगला है साख निर्माण। साख निर्माण की प्रक्रिया में बैंक प्राथमिक जमा का उपयोग किस लिए करते हैं? साख निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राथमिक जो जमा होती है बैंक में, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? क्या लाभ कमाने के लिए करते हैं, नया ऋण देने के लिए, आरबीआई के पास जमा करने, या सरकार को कर्ज चुकाने के लिए? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऋण, नया जो ऋण होता है उसको देने के लिए। बैंक जो होते हैं जनता से जमा स्वीकार करते हैं कि भाई इतना पैसा जमा हो गया, और फिर उस पैसे के एक छोटे से हिस्से को अपने पास में रखते हैं, बाकी का हिस्सा जो होता है वो ऋण में, यानी कि किसी को भी ऋण चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, वो बैंक से ले सकता है, उसको देने में उपयोग करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम साख का निर्माण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन। अगला है मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक किसको कहते हैं? जो मुद्रा गुणक का मान है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्या ब्याज दर के द्वारा कर सकते हैं, या फिर नगद आरक्षित अनुपात CRR के द्वारा कर सकते हैं? बैंक की लाभ कमाने की क्षमता कितनी है उसके आधार पर, या सरकार की कराधान जो नीति होती है उनके आधार पर? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि जो मुद्रा गुणक का मान होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वो निर्धारित किया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली में, बैंकों में प्रत्येक रुपये की जो जमा राशि होती है वो कितनी मुद्रा या फिर ऋण उत्पन्न कर सकती है, कि उससे कितना हम ऋण उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी का मान या फिर नगद होती है वो आरक्षित अनुपात या CRR हम बोल सकते हैं, उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं, होता है, यानी कि इसके बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात, की वो कितना कमा सकती है, कितना ऋण उत्पन्न कर सकती है कुल राशि का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला है औपचारिक ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक ऋण स्रोत का एक उदाहरण है? कौन सा जो है औपचारिक ऋण का स्रोत है? कौन सा औपचारिक ऋण का एक स्रोत है या उसका उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सहकारी समितियां। औपचारिक ऋण स्रोतों में जो बैंक होते हैं उनमें सहकारी समितियां शामिल होती हैं, जिन्हें आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। जैसे कि साहूकार, व्यापारी या फिर कोई भी रिश्तेदार हो गए, वो अनौपचारिक स्रोत होते हैं। और जो औपचारिक होते हैं वो बैंकों में सहकारी समितियों में शामिल होते हैं। तो सहकारी समितियां औपचारिक में आ जाएंगी, या फिर जो व्यापारी हो गए, साहूकार हो गए, या कोई रिश्तेदार हो गया, वो अनौपचारिक में आ जाएंगे। तीनों ही चीज़ें। इसका सही आंसर सी है। अगला है अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी हमने क्या किया था? औपचारिक ऋण यानी कि सहकारी समितियां। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम अनौपचारिक ऋण। पहला है कि वे आरबीआई के द्वारा विनियमित होते हैं। क्या वो आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है? अनौपचारिक ऋण स्रोत होते हैं वो आरबीआई के द्वारा विनियमित नहीं किए जाते। वे आमतौर पर अपनी मनमानी या फिर बहुत अधिक जो ब्याज की दर वसूलते हैं ना, उसकी वजह से विनियमित होते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा नहीं होते। दूसरा है कि उनकी ब्याज दरें आमतौर पर बहुत अधिक होती हैं, बिल्कुल अधिक, अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से कितना भी ब्याज वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने रूल बना करके वो ब्याज वगैरह, ऋण वगैरह देते हैं, लेते हैं। तीसरा है कि वे उधारकर्ता को परेशान करने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। वे जो है उधारकर्ता होता है, वे अक्सर उसको परेशान करने या फिर अपने ऋण के जाल में फंसाने के लिए अलग अलग नए नए तरीकों का जो है क्या करते हैं? तरीके अपनाते हैं, कि भाई उनसे जो उनको जो ऋण दिया गया है उनसे वापस लेने के लिए अलग अलग तरीके जो है अपनाते हैं, उनको परेशान करते हैं। कोई भी उनको किसी भी लालच दे करके फंसा लेंगे, या कोई भी और कारण से उसको फंसा लेते हैं, तो उनको बाध्य नहीं होते हैं परेशान करने के लिए। वे उधारकर्ता को परेशान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो इसमें है जो है इसका सही आंसर यानी कि सही कथन जो दिया गया है वो हो जाएगा सेकंड। ये दोनों ही चीज़ें गलत हो जाएंगी। बाध्य नहीं होते हैं तो वो बाध्य होते हैं भाई। वो उधारकर्ता को बहुत परेशान करते हैं, अपने अपने तरीकों से उनसे ऋण लेने की या उनको भी अपने जाल में फंसाने के नए नए तरीके अपनाते हैं। तो तीसरा इसमें केवल आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
सही कथन पूछा तो ये 2 हो जाएगा अनौपचारिक ऋण के बारे में। अगला है बैंक जमा के बारे में। लोग बैंकों में अतिरिक्त जो नकदी होती है वो क्यों जमा करते हैं? सुरक्षा के लिए करते हैं, या फिर ब्याज अर्जित करने के लिए करते हैं, भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। आपके पास में पैसे हैं, आप उन पैसों को बैंक में जमा करते हो, क्या सोच के करते हो? एक तो हमारे घर में रहेंगे तो हो सकता है चोरी वगैरह हो जाए, वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हम जमा करते हैं। ब्याज मिलेगा, घर पे पड़े पड़े वो क्या काम आएंगे, उनका कुछ भी नहीं होना, उतने जितने रखेंगे उनमें से कम ही होते जाएंगे डेली यूज में, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते। बैंक में जमा करवाएंगे, एफडी वगैरह करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे तो हमें उन थोड़ा बहुत मिलो ज़्यादा मिलो वो अपने हिसाब से बैंकों से ब्याज मिलेगा, इसलिए करवाते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही। भविष्य में हमें ज़रूरत के टाइम पे वो काम आते हैं, उनको वहाँ पे हमें सेफ मिलते हैं, हम उनको निकलवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। घर में होंगे, हम धीरे धीरे उनको यूज करते रहेंगे, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतने पैसों को हाथ में से निकाल दिया। तो क्या करते हैं, भविष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी वो सेफ होते हैं वहाँ पर। तो तीनों ही चीज़ें, बैंक नकदी क्यों जमा करते हैं? किसी वजह से, सुरक्षा के लिए, ब्याज के लिए और फ्यूचर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला है ऋण जाल। ऋण जाल का अर्थ क्या है? ऋण जाल का पूछा है, अर्थ क्या है? जब लोग ऋण चुकाने के लिए एक नया ऋण लेते हैं तो सीधी सी बात यही हो जाएगी। और दूसरा, जब उच्च ब्याज दर के कारण ऋण चुकाना असंभव हो जाता है। जब हम कोई भी ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जब ब्याज ऊंचा होता है, किसी भी ऊंची ब्याज दर पे हमने ऋण ले लिया, हम उसको चुका नहीं पाए, फिर हम उसको चुकाने के लिए एक और ऋण ले लेते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, उसको भी हम फिर वो भी तो हमें चुकाना ही पड़ेगा ना। तो ऋण के जाल में इस तरह से इंसान फंस जाता है। एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लिया, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ऋण लिया। और वो लेते क्यों है? क्योंकि ब्याज की दर ऊंची होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्याज में ऋण लेंगे तो चुका देंगे, ब्याज की दरें ऊंची होती हैं, तब वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन इससे जो यहाँ दिया गया है ना, वो ऑप्शन ये सही होता है। ऋण जाल जो होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो उधारकर्ता ऋण चुकाने के लिए पूरे अपने संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, मेहनत करता है, और अक्सर जो है नया ऋण लेकर के पुराने ऋण को चुकाने की कोशिश करता रहता है, जिससे कि क्या होता है, वो इस दुष्चक्र में फंस जाता है और आमतौर पर उच्च ब्याज दरों के कारण में फंस जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेना, ये ठीक तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ठीक हो कि वो उच्च ब्याज की वजह से इस चक्कर में फंस जाता है, ऋण चुकाना असंभव हो जाता है। तो अगर ये दोनों कथन दिए गए हैं, अगर यहाँ ये नहीं होता और इसकी जगह कुछ और होता तो पहला सही हो जाता, लेकिन इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, की ऊंची दरों की वजह से वो इस चक्कर में फंसता है, कारण यही है। तीसरा जो 12 क्वेश्चन है, तीसरा बोल रही हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आरबीआई के बारे में। आरबीआई की प्रमुख भूमिकाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल है? पहला है कि बैंकों का बैंक है, ये सरकार का बैंकर है, और तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार का एक रक्षक है। तो तीनों ही चीज़ें हैं आरबीआई को लेकर के सही। ये बैंकों का बैंक इसको बोलते हैं, साथ ही सरकार का बैंकर या फिर विदेशी मुद्रा के भंडार का रक्षक भी हम इसको मानते हैं। तीनों भूमिकाएं हैं आरबीआई की। तो ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है साख की शर्तें। साख जो होती है उसकी शर्तें क्या है? ऋण की शर्तों में शामिल होते हैं ब्याज की दर शामिल होती हैं, गिरवी शामिल होती हैं, साथ ही जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, कोई भी जरूरी कागजात जमीन के हो गए या किसी भी कहीं के भी हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, साख में शामिल होती हैं। मान लो आपको ऋण की शर्तों में ब्याज दर हो गया, कोई भी चीज़ गिरवी रखनी है, दुकान गिरवी रखनी है, गहने गिरवी रखने, कुछ भी चीज़ होगी वो गिरवी रखनी है। आवश्यक जो दस्तावेज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भुगतान करने का एक तरीका शामिल होता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो आप ये ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं, मिलकर के ऋण व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, यानी कि साख को या ऋणों में शामिल होते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी, ब्याज दर, गिरवी और आवश्यक दस्तावेजीकरण। तीनों ही सही आंसर है, यानी कि इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और ये कथन किसने दिया था? परिभाषा है ये कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही कार्य करे, और ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल ने दिया था, जो हर्टले विदर्स है इसने दिया था, किन्स ने, या एडम स्मिथ ने? तो इसकी सही जो परिभाषा ये दी गई है, ये दी थी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे हर्टले विदर्स। क्या थे? ब्रिटिश थे अर्थशास्त्री हर्टले विदर्स। आवश्यक जो इन्होंने क्या किया था, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये कथन दिया गया था हर्टले विदर्स ने, और ये अर्थशास्त्री थे ब्रिटिश के।
अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट का, आज का इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अधिकांश जो गरीब परिवार हैं अनौपचारिक ऋण स्रोतों के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें सही दिया गया है, यानी कि सत्य बताना है आपको कि जो भारत में अधिकांश गरीब परिवार होते हैं वो अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, औपचारिक ऋण क्या होता है? बैंकों से ऋण लेना सिर्फ। जो अनौपचारिक ऋण होता है, आप किसी रिश्तेदार से पैसे लेते हो ब्याज पे, वो क्या हो गया? अनौपचारिक हो गया। किसी और सेठ से, साहूकार से आप पैसे लेते हो, कोई भी गरीब आदमी है, खेती के लिए ले लिए, भाई अच्छी फसल होगी तो हम चुका देंगे, कोई भी चीज़ गिरवी रख के हम कहीं से भी जो है लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? अनौपचारिक ऋण में। तो भारत में जो अधिकांश गरीब परिवार होते हैं वो क्या करते हैं? बेटे की शादी है, गरीब परिवार है, कहीं ना कहीं से ब्याज से पैसे उठाएंगे, शादी करेंगे, फिर उन चक्करों में फंस करके वो क्या हो जाते हैं? और ज़्यादा गरीबी होते हैं। तो ये सारे अनौपचारिक ऋण होते हैं, इनके ऊपर स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो भारत में जो अधिकांश गरीब परिवार अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कथन जो है पहला सही है। औपचारिक ऋण प्रदाताओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण भी होता है। जो औपचारिक ऋण प्रदाता है उनका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। तो इसमें क्या बताया गया है? भारत का जो अधिकांश गरीब परिवार क्या करते हैं? अनौपचारिक ऋण पे जो है निर्भर करते हैं। और दूसरा है कि जो औपचारिक ऋण या फिर बैंक होते हैं उनका उद्देश्य लाभ के साथ साथ समाज का कल्याण करना होता है। लेकिन ये जो प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऋण जो है लाभ कमाए। कितना ऋण, वो कितने पैसे उनके पास में है और उनसे वो कितना लाभ कमा सकते हैं, कितना ऋण दे सकते हैं, कितना ऋण ले सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र में होता है उनका ऋण देना। जो बाकी के सेकेंडरी में वो समाज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जो उनका उद्देश्य होता है बैंकों का, वो यही होता है कि हमें ऋण देना है किसी को भी, और हमें बदले में जो है और भी ज़्यादा वो करना है। तो ये जो होता है वो उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण नहीं होता, बल्कि जो है ऋण देना होता है बैंकों का। औपचारिक में आते हैं बैंक, और अनौपचारिक में कोई भी रिश्तेदार, साहूकार, सेठ वगैरह, जो कहीं भी किसी भी इंसान से, अननोन इंसान से, हम किसी भी से जान पहचान से या बैंकों के अलावा किसी से भी हम अगर ब्याज पे पैसे ले रहे हैं उसको अनौपचारिक में शामिल करेंगे। बैंकों से ले रहे हैं तो औपचारिक में। औपचारिक में बैंक यानी कि वो अपना फ़ायदा देखेंगे पहले, फ़ायदा तो वो भी देखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही पूछा है कि वो ऋण स्रोत है भारत में, उस पर निर्भर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये पहला तो सही है और दूसरा गलत हो जाएगा इसमें, कि वो सामाजिक कल्याण पे निर्भर करते हैं। तो सामाजिक कल्याण नहीं भी, वो अपना फ़ायदा देखते हैं पहले। तो इसमें केवल सत्य पूछा है तो केवल एक, यानी कि केवल एक पहला ही इसका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज के जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो फिनिश, यानी कि हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के सारे जो हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप सभी को जो है बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं, मुझे खुद भी लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन में हम कई चीज़ें पढ़ सकते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ सकते हैं, उनकी चीज़ें, ये कि इस किस बारे में बात कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बाकी चीज़ों में हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन और आंसर दिया, तो इससे हमारे जो दिमाग है वो एक ही जगह पे रट्टा वाली बात होगी ना, रट्टाफिकेशन वाली, कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका सीधा आंसर दे दिया। तो इस तरह से नहीं, हमें समझ पर आधारित जो है आजकल चीज़ें चली हुई है, तो उसी तरह से हम कर भी रहे हैं। आपकी समझ विकसित भी हो रही है टॉपिक्स को लेकर के, और आगे और भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी है। बाकी ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर मैं 11th-12th के हर टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट को क्लियर करवाऊँगी धीरे धीरे करके। नेक्स्ट जो अचटेट होगा नवंबर वाला, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे नोट्स और जो क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको नहीं बोल रही मैं, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनको भी ये वीडियोज़ आगे देखने को मिलेगी, रिकॉर्डेड रहती है, तो कोई भी बच्चा इनको देख सकता है कभी भी। ये कोई सिलेबस चेंज होगा थोड़ा बहुत तो बेशक, वरना ये सारी वीडियोस जो भी हम डालते हैं यूट्यूब पे सेम रहती हैं, सेम सिलेबस रहता है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, सेम क्वेश्चन आते भी हैं। तो चलिए, आज हम पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने एसएसटी की पेडागोजी का। सोशल साइंस की कक्षा में शिक्षक है बच्चों को किसी भी सामाजिक समस्या पर समूह में चर्चा करने के अवसर देता है, और ये किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है।
जो सोशल साइंस पढ़ाने वाला टीचर है, अब मैं हूँ, आपको बोलूँगी कि सारे मिलकर के ग्रुप में कोई भी समूह दे दिया, कोई भी ग्रुप है उसमें कोई भी आपको टॉपिक दे दिया, तो उसमें आपको चर्चा करनी है, आपस में उस टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो आपका को किस प्रकार का अधिगम हो रहा है उस टाइम पे, उस टॉपिक पे आप बातें करते हो कि ये चीज़ें हैं, आप अपने विचार रख रहे हो, कोई अपना तरीका बता रहा है, कोई अपना तरीका बता रहा है, सबका बोलने का तरीका अलग, सोचने का अलग। तो किस अधिगम को बढ़ावा दे रहे हो, क्या रट रहे हो आप कोई भी चीज़, तो ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अधिगम है तो ये निष्क्रिय भी नहीं है, अनुभव आधारित अधिगम हो जाएगा ये, और शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं आजकल। तो ये हो जाएगा आंसर की अनुभव आधारित, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हो आप, आपने अपनी चीज़ें बता रहे हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ मैंने भी ऐसे किया है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है, मेरी फैमिली में भी ऐसा है, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आप अपनी चीज़ें बता रहे हो उसको देख करके। तो ये सारी चीज़ें यानी कि अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा देती हैं। दूसरा है, कोई भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम और घटनाओं का यानी कि टाइम, जो समय बता रहे हैं कि कौन सा युद्ध किस टाइम पे हुआ था, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, तो इसको प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों पढ़ते हैं हम घटनाएं, टाइमलाइन जो हम पढ़ते हैं ना, BC AD, ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्यों पढ़ते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल तथ्यों को याद करना, तथ्यों को याद करना मतलब कि सिर्फ याद कर लिया कि भी हाँ ये इसी वजह से होती है, ये टाइम जो है वो उस टाइम पे हुआ था, या फिर कोई भी कारण या परिणाम समझना कि लड़ाई क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, या फिर वो काम क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते। समय रेखा यानी कि टाइम लाइन को क्यों पढ़ते हम, ताकि हमारे समय का जो विकास है, वो बोध है जो वो विकसित हो सके कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इतने सालों का इसमें अंतर है। तो ये सारी चीज़ें समय का बोध है यानी कि समय बोध को विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में समय रेखा या टाइम लाइन को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूगोल पढ़ाते समय स्थानीय क्षेत्र का उदाहरण देना किस सिद्धांत को दर्शाता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपने अपने आसपास के क्षेत्र का उदाहरण दिया कि यहाँ आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो कौन से सिद्धांत को दर्शाता है, किस सिद्धांत पे आधारित है। तो स्थानीय क्षेत्र का उदाहरण हम जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं, अमूर्त नहीं होते, स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं वो मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से कठिन या पुस्तक केंद्रित शिक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की तरफ। ज्ञात का मतलब आसपास के जो एरिया के बारे में बताते हैं, कोई भी आसपास आपके कोई भी एरिया है उसको लेकर के आप समझाते हो, कोई भी आप वनस्पति के बारे में बता रहे हो मान लो, तो सबसे पहले आप अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में बताओगे कि यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार की वनस्पति होती है, इस प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर उसको लेकर के आप आगे जो पढ़ाने वाले हैं उनको, जो दूर दराज के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी जंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी जलवायु है, ऐसी वनस्पति है, तो सबसे पहले हम ज्ञात चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा इमेजिन करता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा मौसम है, ऐसी वनस्पति मिलती है। फिर वहाँ पर मौसम चेंज हो गया, दूसरी जगह के बारे में बताएंगे तो वो इमेजिन करने लगेगा, यानी पहले ज्ञात की तरफ, यानी कि पहले उनको जो चीज़ें पता होती हैं। स्थानीय क्षेत्र का मतलब होता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताना, फिर दूर की चीज़ों के ऊपर ले जाना बच्चे को। तो इसका सही आंसर ज्ञात से अज्ञात की तरफ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र में कक्षा में जो वाद विवाद या डिबेट होती है उसको करवाने के लिए छात्रों में मुख्य रूप से कौन सा गुण विकसित होता है। छात्रों में नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय हम वाद विवाद करवाते हैं, कोई भी टॉपिक दे करके आपको अपने विचार रखने हैं, वाद विवाद करना है, तो उसमें केवल नेतृत्व की भावना जगाते हैं, केवल नेतृत्व नहीं हो जाएगा, आज्ञाकारिता की वो आज्ञाकारी बने ये भी गलत हो जाएगा, और अनुशासन भी नहीं होगा। इससे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? लोकतांत्रिक मूल्य, यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास होता है बच्चे में, तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक मूल्य। यानी कि वाद विवाद करवाएंगे बच्चों को नागरिक शास्त्र के कक्षा में, तो इसमें किसका विकास होगा? लोकतांत्रिक मूल्यों का। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और पेडागोजी का, सोशल साइंस में जो परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क होता है उसका प्रयोग किस उद्देश्य से करते हैं हम कौन से उद्देश्य के लिए सोशल साइंस की परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं? केवल परीक्षा की तैयारी करते हैं इसलिए, स्मरण शक्ति यानी कि हमारी याददाश्त कितनी है ये जानने के लिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, या फिर समय की बचत के लिए? समय की बचत होती नहीं है बल्कि समय ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में। प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य होता है पूरी तरह से अपने वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके देखें, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को कनेक्ट करके देखते हैं, अपनी अनुभव होते हैं उनके साथ में, हम खुद फील करते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं या फिर हमने ये चीज़ें देखी हैं,
तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके देखता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने वास्तविक जीवन, अपने रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना या उनको जोड़ना। ये था आज की क्वेश्चन क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक, बाय बाय। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और अपना एग्जाम क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।